फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम जो करेंगे अपनी एनसीईआरटी जो बुक है हमारी, ठीक है, 9th क्लास की, उसका 5th चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है, जीवन की मौलिक इकाई। पार्ट 1 हमने कर लिया है, आज पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम क्या जानेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि सजीव किससे बने होते हैं, हमने ये जाना था, ठीक है, कि सजीव किससे बने होते हैं। फिर उसकी जब खोज हुई तो उसमें क्या क्या मिला, उसकी संरचना कैसी थी, ये सब हम जान चुके अपने फर्स्ट पार्ट में। किसी ने नहीं देखा हो तो वो देख लेना पहले, तभी आपको आगे समझ आएगा, ठीक है। और 8th क्लास में जो कोशिका का चैप्टर है वो भी मैंने समझा दिया है, अगर वो भी नहीं देखा किसी ने तो वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, कोशिका किससे बनी होती है, ठीक है, और कोशिका की संरचनात्मक संगठन क्या है, ठीक है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है वो हम जानेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, ठीक है। हमने जाना कोशिका में क्या क्या होता है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कि पौधों वाली में कोशिका भित्ति भी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, उसके अलग अलग घटक हैं। तो कोशिका कैसे संगठित होती है, यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हम लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं, ठीक है। अब क्या हमने देखो, हमने अभी प्याज की झिल्ली देखी थी बेटा, ठीक है। तो उसमें क्या देखा, बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ क्या थी, जुड़ी हुई थी, और एक प्याज का एक झिल्ली बना रही थी, ठीक है। अब ये जो कोशिका हैं ये खुद में भी, इसके अंदर भी कुछ गुण होते हैं या भाग होते हैं, उसको हम कह रहे हैं कि प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। गुण बोलो या 3 भाग बोलो, एक ही बात है। कौन कौन से? प्लेज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हो पाती है। यानी कि कोई भी कोशिका है वो वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाती है, तो वो किस कारण कैसे बैठा पाती है, इन 3 भागों के कारण, ठीक है। जैसे अब तुम रहते हो, अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाते हो तभी तुम रह पाते हो। जैसा मतलब कि तापमान होता है उस तापमान में आप रहते हो, गर्मी है तो गर्मी में, तो आप एक तरीके से एडजस्टमेंट कर रहे हो अपनी। ऐसे ही कोशिका भी अपने वातावरण के साथ क्या करती है, तालमेल बनाती है, सामंजस्य बनाती है। और उसमें कौन मदद करता है, ये तीनों कोशिका के भाग उसमें मदद करते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप जो हैं ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली है क्या, ठीक है। तो देखो यह कोशिका की सबसे भारी परत होती है। क्या होती है? सबसे भारी परत होती है, जो कोशिका के घटकों को भारी पर्यावरण से अलग करती है। क्या करती है ये? कोशिका को भारी जो उसका पर्यावरण है उससे अलग करती है, हर कोशिका को, यानी दूसरी कोशिका है उससे ये इसको अलग करती है। जैसे क्या होता है बेटा, तुम्हारे एक गली होती है तो तुम्हारे अलग अलग घर होते हैं सबके, एक जो दीवार होती है बीच में, वही तो तुम मतलब कि आस पड़ोस के घरों से तुम्हें अलग करती है, ठीक है। ऐसे ही कोशिका की जो प्लेज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है वो उसको दूसरी कोशिकाओं से या उसके वातावरण से अलग करती है, ठीक है। अब प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर तथा बाहर आने देती है। अब जैसे क्या होता है, तुम्हारे घर का एक गेट होता है, ठीक है, वो गेट भी कभी कभी खुलता है, हर एक को तो वो एंट्री नहीं देता ना कि कोई भी आएगा और सब एंटर हो जाएंगे, तो वो भी क्या होता है, ऐसे ही प्लेज्मा झिल्ली एक तरीके से कार्य करती है कि कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ ही पदार्थों को बाहर जाने देती है, ठीक है। उसके बाद यदि यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, मतलब कि कुछ जो अन्य पदार्थ हैं अनवांछनीय होते हैं, अवांछनीय, जिसको ये नहीं चाहती उसको अंदर नहीं आने देती, ठीक है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोला जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या बोला जाता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। वर्णात्मक मतलब क्या होता है इंग्लिश में, सेलेक्टिव, यानी कि सिलेक्टेड ही चीज़ों को ये अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है, इसलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य क्यों बोला गया है। जो कोशिका होती है बेटा, कोशिका में क्या होता है, बीच बीच में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, सरंध्र होती है ना, ये हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास वाली वर्कशीट में, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये वर्णात्मक है और पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। उसके बाद कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है। अब ये तो जान लिया कि इससे कुछ पदार्थ बाहर आते कुछ अंदर जाते, लेकिन वो पदार्थ आते या जाते कैसे हैं, ठीक है, कोशिका के बाहर या अंदर। तो देखो कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, या तो CO2 या O2, ठीक है, कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा जाती है, ध्यान देना, विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है, ठीक है। किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। विसरण प्रक्रिया क्या है बेटा, ये
विसरण प्रक्रिया होती है डिफ्यूजन। जैसे तुम देखते होंगे कि कहीं किसी कमरे में एसी चला हुआ है, ठीक है, और कमरे के बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जैसे ही तुम गेट को खोलोगे तो क्या होता है बेटा, जो ठंडी हवा होती है वो बाहर चली जाती है और जो गर्म हवा है वो अंदर आ जाती है। तो वो कैसे आ पा रही है, वो विसरण प्रक्रिया द्वारा आ रही है, ठीक है। विसरण मतलब कि ये दोनों आपस में घुल मिल जाती हैं, ठीक है। या फिर कहोगे ऐसे कि जो सांद्रता होती है, बाहर ज़्यादा ठंडक है, गर्मी है, अंदर ज़्यादा क्या है, ठंडक है, तो क्या करते हैं वो अपने तापमान को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हर जगह पर एक जैसा तापमान बनाने के लिए वो क्या करते हैं, जहाँ पर अधिक ठंडक है या जहाँ पर अधिक गर्मी है वो गर्मी वहाँ चली जाएगी जहाँ ज़्यादा ठंड है, और जहाँ ज़्यादा ठंड है वहाँ से वो गर्मी ठंडक गर्मी वाले स्थान पर आ जाएगी और सारे सब जगह का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, फिर एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है जो भी गैसों का आदान प्रदान हो रहा है कोशिका के अंदर या बाहर, वो विसरण प्रक्रिया द्वारा हो रहा है। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। अब ये कैसे जाती है, कौन सी अंदर आएगी कौन सी बाहर जाएगी, ये हम कैसे पता लगाएंगे। देखो क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं कोशिका के बाहर या अंदर किस तरीके से गति करेंगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे, यानी कि जहाँ पर सांद्रता अधिक होगी। अब ये सांद्रता का मीनिंग क्या है, सांद्रता का मीनिंग ऐसे लगाओ, तुमने एक गिलास में पानी लिया, मतलब 2 गिलास में पानी लिया, ठीक है, एक में तुमने क्या किया, पूरा आधा डब्बा नमक डाल दिया, और एक में तुमने क्या किया, बहुत 1 या 2 चम्मच क्या किया तुमने, उसमें 1 गिलास पानी के अंदर नमक डाला। तो सांद्रता किसकी अधिक होगी, जिसमें तुमने आधा नमक डाला, यानी कि वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। सांद्रता का मतलब क्या है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इसकी उच्च सांद्रता हो गई और इसकी क्या है, निम्न सांद्रता है, ठीक है। निम्न सांद्रता का मतलब क्या हो गया, उसमें पानी तो क्या है, अधिक मात्रा में है, और जो क्या था, जो हमने उसमें विलेय मिलाया है वो क्या है, कम मात्रा में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो क्या होता है विसरण प्रक्रिया के अंदर, विसरण प्रक्रिया में उच्च सांद्रता, जो पदार्थ होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। यानी कि अब मान लो तुमने इन दोनों गिलास का पानी अगर मिला दिया एक तीसरे बीकर में, तो क्या होगा, जो उच्च सांद्रता के अंदर जो नमक था वो क्या करेगा, उच्च से निम्न, जो निम्न सांद्रता वाला था उसमें मिलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और धीरे धीरे ये सारा का सारा विलयन एक जैसा हो जाएगा। ये समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा, कुछ इसी ही प्रकार की, जैसे हमने विसरण प्रक्रिया में पढ़ी ना, इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका के अंदर भी होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कि CO2 है, गैस है, ठीक है, जो कि एक कोशिकीय अपशिष्ट होगा, यानी कि कोशिकाएं क्या करती हैं बेटा, श्वास लेती हैं, तो वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। तो ऑक्सीजन ये क्या हो गया, उनके लिए एक वेस्ट पदार्थ हो गया, जो उनको क्या करना है, अपने उससे कोशिका से बाहर निकालना है, तो उसका निष्कासन आवश्यक है। तो कोशिका में एकत्र हो जाती है, ये क्या करती है, CO2 ये कोशिका में एकत्र हो जाती है। तो उसकी जैसे धीरे धीरे क्या होगी, अब ये कोशिका है, इसमें ये कार्य कर रही है, हर कोशिका क्या करती है, कार्य करती है, जैसे पाचन का कार्य हो रहा है, कहीं पर श्वसन का कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये CO2 उत्पन्न हो रही है, ये धीरे धीरे क्या होगी, ये इकट्ठी होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसका भारी वातावरण है उसमें तो CO2 की मात्रा कम है और इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई। अब जब ये हो गई तो क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन आ गया, ये तो उच्च सांद्रता वाली हो गई और ये कम सांद्रता वाली हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, कोशिका के बाह्य पर्यावरण में जो CO2 की सांद्रता है, कोशिका के अंदर जो CO2 की सांद्रता है उसकी अपेक्षा कम होती है। तो क्या करेगा, जहाँ पर कम है, जहाँ पर उच्च है, तो उच्च से निम्न वाली तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय क्या होता है, जो ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका जो है CO2 को बाहर निकाल देती है, ठीक है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 जो है बाहर से कोशिका में विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, अंदर ले लेता है। यानी कि देखो क्या था, इसमें से CO2 बाहर गई, अब CO2 बाहर गई, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन बाहर क्या ऑक्सीजन की अधिकता है। तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो बाहर से ये क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा, क्योंकि बाहर क्या हो गई, उच्च सांद्रता हो गई ऑक्सीजन की और अंदर क्या है, कम सांद्रता हो गई। तो बाहर से ये अंदर की तरफ ले लेगा, जहाँ पर कम होता है ना उसकी तरफ आते हैं। ये दिमाग रखो कि हमेशा क्या होता है, जहाँ पर कमी होती है ना उसकी तरफ जाती है वो, ठीक है, उच्च सांद्रता से, और जहाँ पर अधिक होती है वो हमेशा देने की कोशिश करता है, और जहाँ पर कम होता है वो लेने की कोशिश करता है। तो आप क्या कहोगे, हमेशा उच्च सांद्रता, यानी कि जिसके पास अधिक है उससे क्या होगी, जिसके पास कम है उसकी तरफ जाएगी, ठीक है।
उसके बाद अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो तुम्हें पता चला जो CO2 है और O2 है, इन दोनों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बेटा डिफ्यूजन बोल देते हैं। ठीक है, अब जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। ये तो थी गैसों की बात। अब जो जल है वो तो एक द्रव है, ये गैस थी, तो द्रव भी क्या करता है? विसरण के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है। जल के अणु जो होते हैं उनकी गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहा जाता है। देखो गैसों का क्या हो रहा था, इसको तो विसरण बोला जा रहा था, लेकिन जब जल की बात करते हैं तो और कोशिका के अंदर बात करते हैं, ठीक है, कोशिका कौन सी? वर्णात्मक पारगम्य, जो कि अपने अंदर से आने और जाने देती है वस्तु को, उसके अंदर अगर जल की बात की जाए कि जल के अणु बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कैसे गति करेंगे, तो वो उस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? परासरण। ओके, प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था नमक और पानी के घोल का, तो यहाँ पर वही बताया कि जल के अंदर हमने क्या पदार्थ घोले हैं और कितनी मात्रा में। ठीक है, वो भी जल की सांद्रता को क्या करती है? प्रभावित करती है, और जल की गति को भी प्रभावित करेगी। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यानी कि उच्च जल की सांद्रता से किधर जाएंगे? निम्न जल की सांद्रता की तरफ जाएंगे। कौन जाएंगे? जल के अणु जाएंगे। ठीक है, किसमें? परासरण विधि द्वारा। उसमें विसरण था CO2 में उच्च से निम्न की तरफ, लेकिन इसमें परासरण नाम दे दिया इस विधि को। ठीक है, और इसमें भी क्या हो रहा है? उच्च सांद्रता से, उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की तरफ क्या करेंगे? जाएंगे। ठीक है, कौन? जल के अणु। यदि हम किसी जंतु कोशिका और पादप कोशिका को शक्कर और नमक के विलयन में रखेंगे तो क्या होगा? अब देखो, हमें पता है कोशिका दो होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, तो जंतु की कोशिका होगी या फिर क्या होगी? पौधों की कोशिका होगी। अब इन दोनों पौधों और जंतु की कोशिका की बात की गई है। अगर हम जंतु कोशिका या पौधों की कोशिका को किसी एक विलयन में रख देंगे, कौन से? या तो चीनी के विलयन में या फिर नमक के विलयन में, तो इन पर क्या अंतर होगा? अब ऐसा क्यों बोला गया है? अब बेटा जो विलयन होगा इसमें चीनी है, ठीक है, या नमक है। अगर नमक की सांद्रता अंदर कम होगी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और नमक की सांद्रता अंदर अधिक होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में 3 घटनाएं घटित होती हैं इसकी सांद्रता के आधार पर। ठीक है, अब तुम यहाँ पर क्या कहोगे? सांद्रता के आधार पर कोशिकाओं में 3 तरीके की घटनाएं घटती हैं। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो यहाँ से 3 होते हैं और इस पर क्वेश्चन आता है, डिफरेंस में भी पूछ लिया जाता है। तो यदि कोशिका को तनु विलयन, अब ये तनु क्या है बेटा? तनु का मतलब होता है जैसे तुमने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाला, और जो क्या है तनु की बजाय सांद्र क्या होता है, जिसमें तुमने क्या किया? पूरा आधा डब्बा डाल दिया था, तो सांद्र हो गया, यानी कि अधिक गाढ़ा हो गया। और तनु मतलब हल्का, जिसमें पानी की मात्रा अधिक है और जो अन्य पदार्थ उसमें घोले गए हैं उनकी मात्रा बहुत कम है। तो तनु विलयन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में या फिर जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज़्यादा है, उसमें रखा जाता है, तो जल जो है परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। हमने अभी बात की थी जल कैसे जाता है? परासरण विधि। और CO2 और O2 कैसे जाती है? विसरण विधि द्वारा। ये याद रखना है आपको। तो देखो, जल क्या कर रहा है? परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। कैसे जाएगा? अभी हमने क्या कहा? एक कोशिका ली और हमने यहाँ पर क्या लिया? जल लिया, जिसमें हमने नमक डाल लिया, और वो भी तनु, यानी कि उसमें नमक की मात्रा कम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है? नमक की मात्रा कम है, और यहाँ पर क्या है? नमक की मात्रा अधिक होगी। तो जहाँ पर इधर नमक की मात्रा अधिक हो गई, इसका मतलब क्या है? इधर पानी, जल के अणु कम है। बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या है? नमक की मात्रा बहुत कम है, जल अधिक है। ठीक है, जल की सांद्रता अधिक हो गई। हमने कहा ना जल की मात्रा ज़्यादा है तो जल की सांद्रता अधिक है, और यहाँ पर अंदर क्या है? जल की सांद्रता कम है, तो जल के अणु क्या करेंगे? इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे विलयन को क्या बोला जाता है? अल्प परासरण दाबी विलयन बोला जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अल्प परासरण, अल्प माने होता है कमी होना। कोशिका के अंदर क्या है? पानी की कमी है, जब ही तो पानी बाहर से गया है अंदर,
क्योंकि जिधर कमी होती है उधर ही जाता है, तो इसको बोलते हैं अल्प प्रासरण दाबी विलयन। कोशिका के अंदर जल की कमी थी और बाहर अधिक था जल, तो अंदर जल चला गया और इसलिए उसको क्या बोला गया, अल्प प्रासरण दाबी विलयन। और इसके अंदर क्या होगा, अब कोशिका के अंदर क्या हुआ बेटा, जल एंटर कर गया, तो उससे क्या होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, मतलब वो फूल कर इतनी बड़ी हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से विलयन के अंदर जो है कोशिका जो है फूल जाती है, तो बोलोगे अल्प प्रासरणदाबी। या दूसरा पूछा जा सकता है अल्प प्रासरणदाबी विलयन के अंदर क्या होता है, तो कोशिका फूल जाती है। मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अब दूसरा बात करते हैं, पहले के निष्कर्ष निकालते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है, अधिक होगी। देखो ध्यान से सुनो, क्या बोला गया है कि जो जल के अणु है, ऐसा नहीं है कि हमने क्या कहा, कोशिका के अंदर जल के अणु जा रहे हैं, तो अगर इसमें से जल के अणु अंदर जा रहे हैं तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जल के अणु बाहर आ रहे हो, लेकिन किसकी मात्रा अधिक होगी, अंदर जाने वालों की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, तो क्या होगा, अंदर जाने वालों की मात्रा अधिक होगी तो ज़्यादा पानी अंदर रुकेगा। ओके, तो इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर जाएगा और इससे कोशिका फूलने लगेगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, यदि विलयन कैसा हो, यदि कोशिका को हम ऐसे माध्यम या विलयन में रखें जिसमें क्या हो, बाह्य जल, जो बाहर का जो जल है उसकी सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता से अधिक हो, नहीं ठीक बराबर, यानी कि इसमें जो नमक है या शक्कर है उसकी सांद्रता भी उतनी है जल में, और जो अंदर है उसमें भी उतनी क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी क्या होता है बेटा, नमक होता है। ठीक है, और शक्कर भी यानी कि शुगर भी होती है, कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं। तो हमारे कोशिका के अंदर अगर जितनी जल के अंदर तो सांद्रता नमक या चीनी की है उतनी जल के बाहर वाले भी होगी, तो क्या होगा, ऐसे में किसी को कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, ना तो जल बाहर जाएगा और ना ही जल से अंदर आएगा। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन बोलते हैं। ठीक है, समपरासारी मतलब सम मतलब होता है समान, दोनों अंदर और बाहर दोनों तरफ ही सांद्रता कैसी है, जल की समान है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, समपरासारी विलयन। मैं बहुत आसान तरीके में समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें इन्हें, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझना। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, तुमसे कहेंगे कि समपरासरण दाबी विलयन में हमने क्या कहा, जल की सांद्रता में कोई भी मतलब कि बदलाव नहीं आता, कोई गति नहीं लगती हमें, लेकिन गति होती है। ठीक है, अब तुमसे पूछे कोई, एक कमरा है, एक कमरे में से कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन इसमें 10 बच्चे थे पहले। अब हमने क्या कहा कि उसमें से 5 बच्चे बाहर चले गए और 5 ही अंदर आ गए, तो क्या अब इसमें कुल कितने बच्चों की संख्या कितनी है, 10 ही रहेगी अब भी, तो कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, लेकिन उसमें गति तो हुई है ना। यही बोला गया कि जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता रहता है, लेकिन जल की जो मात्रा है जितनी अंदर गई उतनी ही बाहर आई। कौन से विलयन में, समपरासारी विलयन में। ठीक है, तो इस प्रकार व्यापक रूप पर, बड़े रूप पर हम देखेंगे तो जल की कोई गति नहीं हुई, हम ऐसा मानेंगे। इसलिए कोशिका के माप में भी यानी कि उसका आकार उतना का उतना रहता है, बढ़ता नहीं है। ओके, अब तीसरा पॉइंट है बेटा, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र, यानी कि जो बाहर का विलयन था अब उसमें नमक या चीनी की सांद्रता बहुत अधिक हो गई, किसकी वजह, अंदर वाले की, यानी कि इसमें क्या है, जो नमक है या शक्कर है उसकी मात्रा अधिक हो गई, जल की कमी हो गई, जबकि इसमें क्या है, जल अधिक है और क्या है, सांद्रता कम है। ठीक है, तो क्या हो गया, जल अधिक है यहाँ पर, तो जल जहाँ पर अधिक होता वहाँ से जहाँ पर कम होता उधर जाता है, यानी कि ये क्या करेगा, कोशिका से बाहर आएगा। ठीक है, मतलब जल बाहर और अंदर दोनों ही होंगी, लेकिन बाहर जो है अधिक मात्रा में आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, जल प्रासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन में अति प्रासरण दाबी विलयन बोला जाता है। अति मतलब अधिक, कोशिका के अंदर की बात हो रही है। अल्प कोशिका के अंदर कमी थी, अति कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर अधिक है, और सम मतलब कोशिका के अंदर और बाहर बराबर है। तो अति वाले में क्या था, कोशिका के अंदर अधिक था, तो इसलिए वो कोशिका से बाहर आया। कोशिका से जब कोई चीज़ बाहर जाएगी तो यहाँ पर क्या होएगा, इसमें ये सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, छोटी हो जाएगी साइज में। तो पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में भी कोशिका में अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा। इसलिए कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ज़्यादा बाहर आ रहा है, अंदर बहुत कम जा रहा है। ठीक है, तो प्रासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है। ध्यान दो,
क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी एक, जो प्रासरण है वो क्या है, विसरण का ही एक प्रकार है। विसरण में CO2 और O2 का हमने क्या कहा था, आदान प्रदान हो रहा था। तो प्रासरण में क्या हो रहा है, जल के अणुओं का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, प्रासरण इसका विसरण विधि का ही एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। अभी आपको यहाँ पर बोला गया एक अंडे का क्रियाकलाप करते हैं। ऐड भी आपने देखी होगी। अंडे में जो प्रासरण होता है वो कैसे होता है, अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसे कवच को हटाओ। जो अंडा होता है उसके बाहर एक कवच होती है बेटा, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल आप पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, तो अम्ल के विलयन में हमने उसको रख दिया तनु वाले, ठीक है, हल्का, यानी कि HCl जो उसमें कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में है, ठीक है। इसका कवच हमने हटा दिया, ठीक है। अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और जो इसका जो कवच होता है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा अब अंडे को क्या करती है, घेरे रखती है, और अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हो, आपको बोला गया पहले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा, उससे उसके बाहर का जो कवच था वो हमने हटा दिया, फिर हमने उसको क्या किया, उसको हमने एक स्वच्छ या शुद्ध जल के पानी में उसको रख दिया, और 5 मिनट के बाद हमने उसको क्या देखा कि अंडा जो है वो फूल जाता है। क्यों, क्योंकि प्रासरण द्वारा जल क्या है, अंडे के अंदर चला जाता है, ठीक है। अंडे के अंदर क्यों गया, हमने अभी पढ़ा था कि क्या कहा है, तनु विलयन लिया, यानी कि यहाँ जल की मात्रा अधिक है अंडे की बजाय, और अंडे में जल की मात्रा कम है, तो इसलिए अंडे के अंदर चला गया पानी और वो अंडा फूल गया। इसी प्रकार एक क्या बोला है, कवच रहित अंडे को नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट बाद उसका अवलोकन करो। कवच रहित, ठीक है। हम अब क्या बोला गया है, पहले तो हमने क्या रखा था, उसको अंडे को कवच हटा कर रखा था, ठीक है। हमने क्या किया था, कवच हटा कर रखा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कवच सहित आना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया हमने, कवच, 1 मिनट, कवच रहित अंडे को क्या किया हमने, उसमें रखा। 5 मिनट बाद देखा कि अंडा सिकुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित होता है, ठीक है। हमने क्या किया, अधिक सांद्र वाले नमक के पानी में रखा, नमक के में रखा, ठीक है। पहले शुद्ध जल में रखा था और अब हमने नमक वाले में रखा, यानी कि इसकी सांद्रता बढ़ गई बाहर वाले की, तो जल क्या होगा, अंदर से बाहर आएगा और अंडा सिकुड़ जाएगा। ओके, ये उदाहरण दिए गए हैं। डेली लाइफ में कैसे पता कर सकते हैं, अंडा भी तो एक कोशिका ही है ना। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश और खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। आप अपने घर में किशमिश के साथ करके देखना इसको, ठीक है। सूखी किशमिश का भी आप ये करके देखोगे तो सेम होएगा कि सांद्रित घोल में सिकुड़ जाएगी और जो तनु वाला था उसमें फूल जाएगी, ठीक है। सिंपल जल के अंदर तुम देखते हो, तुम बेटा काजू किशमिश वगैरह भिगोते हो, बादाम भिगोते हो, तो तुमने देखा होगा कि वो फूल जाते हैं। वो क्यों फूलते हैं, क्योंकि शुद्ध जल में क्या होता है, जल की मात्रा अधिक होती है, जबकि जो हमारे बादाम वगैरह उनमें जल की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसलिए उनमें जल अंदर चला जाता है, ठीक है। अब एक कोशिकीय, और तुमने देखा होगा जब तुम धूप में रखते हो किशमिश को या फिर कोई भी फल फ्रूट है तो वो सिकुड़ जाता है। जैसे अचार बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, काट काट कर उसको धूप में सुखाते हैं। अब सुखाने का मतलब क्या है, जो उसका वातावरण है उसमें तो जल की मात्रा कम है, लेकिन जो किशमिश थी उसमें मात्रा अधिक थी वातावरण के कंपैरिजन में, और तो इसलिए क्या होता है, जो किशमिश का जो जल होता है लिक्विड वो बाहर चला जाता है और किशमिश सूख जाती है, ठीक है। अब एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं और पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण का एक उदाहरण है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, जो एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव होते हैं तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं वो प्रासरण विधि द्वारा ही जल को ग्रहण करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, प्रासरण विधि के द्वारा जल को ग्रहण करते हैं। कौन से अलवणीय जलीय जीव, जिनके अंदर क्या होता है, लवण नहीं होता है और एक कोशिकीय होते हैं, तो वो प्रासरण विधि के द्वारा क्या करते हैं, जल को अपने शरीर में लेते हैं। और पौधों के जो मूल यानी कि जड़ें, जो पौधों की जड़ों से बेटा क्या होता है, पानी ऊपर जाता है, वो भी कैसे जाता है, अवशोषित करते हैं जब ये पेड़, तो प्रासरण विधि के द्वारा ही अवशोषित करते हैं। जल जहाँ पर भी आएगा वो प्रासरण आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है, और विसरण गैसों में आ जाएगा। अब इस प्रकार कोशिकाओं के जीवन में विसरण और जल गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण जो है कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करता है। कौन, विसरण, ठीक है। प्रासरण क्या कर रहा था, जल, और विसरण क्या करेगा,
गैसों को लेने में भी और अन्य जो भोजन ग्रहण करने की चीज़ें हैं वो भी मदद करेगा। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर और बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही हो पाता है। कोशिका से विभिन्न जो अणु होते हैं पदार्थों के वो उससे बाहर निकलते हैं या अंदर उसमें जाते, वो किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। ठीक है, जल सिर्फ प्रासरण विधि द्वारा जाता है। इस प्रकार परिवहन में ऊर्जा क्या है? अब ये सब करने में क्या होती है? कोशिका को ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। लचीली मतलब क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। जैसे आपके कुछ स्केल आते हैं ना, जो आपके स्टील टाइप के होते हैं वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन प्लास्टिक वाले को मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। तो लचीला वो होता है जो टूटता नहीं है। और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये चीज़ याद रखना, जो तुम्हारी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो लचीली होती है और किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड होता है फैट, ठीक है, वसा यानी कि, और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। ओके, अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं बस। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिका जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। कौन? लचीलापन। कोशिका कभी सिकुड़ जाती है और कभी फूल जाती है, तो ये लचीलापन है उसका। तो ये इसी के कारण वो क्या कर पाती है? अपने वातावरण से कोई चीज़ लेती है या वातावरण को कोई चीज़ दे सकती है। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं? कोशिका बाहर से अपने बाह्य वातावरण से कुछ लेती है या बाह्य वातावरण को कुछ देती है। ठीक है, मतलब कि पदार्थों को ग्रहण या त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका के अंदर एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा करता है। अमीबा देखो एक कोशिका जीव है बेटा, ऐसे करके होता है। तो वो क्या करता है? कभी तो फूल जाता है और कभी सिकुड़ जाता है, आकार बदलता रहता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया कर रहा होता है उस समय पर? एंडोसाइटोसिस, जिससे वो अपना भोजन ग्रहण करता है और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, ये याद रखो कि एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? कोशिका झिल्ली के द्वारा जो एक कोशिका जीव हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा जैसे उसका एक उदाहरण हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बेटा हमने अपना टॉपिक कर लिया 5.2.1 में, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जाना। नेक्स्ट में हम कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में बेटा इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।